Hello friends, welcome to Dan Law. Come to part 4 Constitutional Law 1000 MCQs. So continue from question number 91. मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एंट्रीज दिए हुए हैं, क्या क्या कौन सा सही होगा। सबसे पहले इससे पहले मैं बताता हूँ, जैसे यूनियन लिस्ट 97 एंट्रीज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, जैसे यूनियन लिस्ट की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे 97 एंट्रीज था यानी सब्जेक्ट थे, अब हो गए 100, नाउ इट इज़ 100। अब स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो स्टेट में पहले थे, अर्लियर इट वाज 66, नाउ इट इज़ 61। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करें तो पहले 47 सब्जेक्ट इसमें थे, एंट्रीज थे, अब है 52। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो है पुराना दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट की अगर बात करें तो 97 एंट्रीज यानी 9700 के आसपास 97 है। स्टेट लिस्ट की अगर बात करें तो 47 एंट्रीज, 66 एंट्रीज क्या होगा, 47 ना होकर 46 होगा, सॉरी 66 होगा। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 47 होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट की बात करें तो आर्टिकल 246 हो जाएगा। ओके, ये गलत है, 246 हो जाएगा। सो आर्टिकल 246 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2। कम टू next one, the president is bound to summon parliament within 6 months from the last sitting of the former session, within 3 months from the last sitting of the former session। क्या हो जाएगा आंसर, 4 months 12 months। आंसर इज 6 months from the last sitting from the former session। 92 का क्या हो जाएगा, ए। आर्टिकल 85 आप पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 85 में दिया हुआ है वेयर द सेशन ऑफ पार्लियामेंट और प्रोमulgation एंड डिसोल्यूशन के बारे में बताया गया है। सो यू रेफर आर्टिकल 85। कम टू क्वेश्चन 93 नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ प्रीवी काउंसिल, द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द फेडरल कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ बोथ प्रीवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट। नो, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड by the decision of the privy council and federal court because supreme court is an apex body है, वो फाइनल इंस्टीट्यूशन है जो कि अपेक्स कोर्ट है वो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कम टू नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर आर नेसेसरी फॉर अपॉइंटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट? सबसे पहले यहाँ पे कंसेंट दिया हुआ, कंसेंट तो नहीं होता, कंसल्टेशन होता है। कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। तो ये हो जाएगा सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो आंसर इज डी, कंसल्टेशन होता है। नेक्स्ट वन, द ओपिनियन डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 इज बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। सही है, 96 हो जाएगा। एज यू नो, लाइक यहाँ पे पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 143 आपने पढ़ा होगा, उसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, पावर है ये प्रेसिडेंट के पास। ओके, सो कम टू नेक्स्ट वन। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ, क्या होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रिमूव किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के ऑर्डर से इसको रिमूव किया जा सकता है। कम टू नेक्स्ट वन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अंडर विच आर्टिकल? अब कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 136 याद रखिएगा, आर्टिकल 136। गिव करेक्ट रिस्पॉन्स। अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, आर्टिकल 217। ट्रांसफर ऑफ जज हाई कोर्ट 222। रिट जुरिडिक्शन 226 हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है, आर्टिकल 32 है। सो याद रखिएगा ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन। मैच द फॉलोइंग, कौन सा सही है इसमें से? एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बताइए। ये हो जाएगा आर्टिकल 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 131। 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडहोक जजेस जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, 126 या 127 बताइए। तो ये हो जाएगा 127। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस 126। तो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस की अगर बात करते तो 126, एडहोक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते तो 127, एंड ओरिजिनल जुडिक्शन के बारे में पता ही है 131, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 सॉरी। Come to next one. What was the exact constitutional status of the Indian Republic on Jan 26, 1950? A democratic republic, a sovereign democratic republic, sovereign socialist secular democratic republic? नो सेकुलर जैसे ही आता है ये है ही नहीं था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो जाएगा बिकॉज सेकुलर वर्ड वॉज एडेड, जो कि वो कौन सा अमेंडमेंट था बताइए, ये अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976। अगर इसके बारे में और भी सुप्रीम कोर्ट ने में कोर्ट किया इसके बारे में, लाइक एसआर बुमई वाला केस जब पढ़ोगे आप, एसआर बुमई वाला जो जब केस पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि इंडिया इज अ सेकुलर सिंस रिपब्लिक। सो 1994 का शायद केस है, ये देख लीजिएगा इसको। कम टू नेक्स्ट वन, ये होकेस्ट फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कौन सा केस है ये, कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड, ये केस सारा पढ़ लीजिएगा आप एक बार। वैसे तो इसका मैच द फॉलोइंग वाला बता दे रहा हूँ मैं, इसका ए का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4, एंड बी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एच.एस. डिलन, सो इसका हो जाएगा बी का 3, आर्टिकल 248। प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स, सी का 2। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी, ये सारे केस पढ़ लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट केस है और ये एमसीक्यू में दिया है ये। कम टू नेक्स्ट वन, पावर टू लेजिस्लेट कैरी विथ इट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन इंसिडेंशियल मैटर ए। अब यहाँ डॉक्ट्राइन वगैरह आ गया है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्राइन क्या होता है, बताता हूँ पहले तो आते हैं इस पे। ए जो बात कर रहा है, पावर टू लेजिस्लेट कैरी विथ इट द पावर टू लेजिस्लेट ऑन इंसिडेंशियल मैटर, तो इसका ए का हो जाएगा to ancillary power. What cannot be done directly can not also be done indirectly, कलरेबल लेजिस्लेशन हो जाएगा। ओके, मीन्स बी का हो जाएगा क्या 3। अब सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, बिकॉज रूल ऑफ अवॉइडेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, हारमोनाइज करना, यानी कि कन्फ्लिक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हटाना, मीन्स इट ब्रिंग्स द हार्मनी बिटवीन द वेरियस लिस्ट जो दिए गए हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 में लेजिस्लेट करने के लिए जो लॉ बनता है। व्हाट ऑन द होल टू सब्जेक्ट ऑफ मैटर पर्पस और डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस। अब जैसे कि बात करें यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस क्या होता है, सो डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस की अगर बात करें, इट अराइजेज फ्रॉम वेयर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर जो कि डिफरेंट लिस्ट होते हैं उसके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस को अप्लाई किया जाता है, बिकॉज देयर कैन बी लाइक सर्कमस्टांसेज जो कि अंडर विच इन विच सब्जेक्ट मैटर ऑफ जो कि लिस्ट 1 है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिस्ट 1 एंड विच क्लैरिफाई विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिस्ट 2। सो स्टेट और नेशनल यूनियन लिस्ट के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, तो ये डॉक्ट्राइन अप्लाई किया जाता है सिचुएशन को सही करने के लिए। सो मेन रीज़न होता है कि यहाँ पे ये डॉक्ट्राइन को अडॉप्ट करने का कि लेजिस्लेचर सीवियरली वुड बी या सीवियरली लिमिटेड है। सो अब ये क्या है कि यहाँ पे कि जितने भी लॉ बनते हैं वो डिक्लेयर होते इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट ब्रिंग्स पावर। सो ये ज़्यादा है, एक केस था इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस में जो कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ.एन. बलसारा, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ.एन. बलसारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट विच अफेल्ड द पीथ एंड सबस्टेंस। ओके, सो आप पीथ एंड सबस्टेंस का मेन जो यही था कि मतलब जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में जो इनकन्सिस्टेंसी होता है उसको सही करना है, जो सब्जेक्ट मैटर को लेकर। अब जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन की अगर बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है कि यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्राइन ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है ना, बैलेंस होता है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर सेपरेटेड है। तो कई बार होता है कि जो कानून बनाता है लेजिस्लेचर, वो कानून कहा गया है कि
कि इस डॉक्ट्राइन पे बेस्ड होगा कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, मीन्स व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली. सो दिस डॉक्ट्राइन इज सो कॉल्ड कलरेबल लेजिस्लेशन इज अप्लाइड व्हेन अ लेजिस्लेचर do not or does not have the right to make law upon a particular subject but indirectly makes one. तो ऐसे केसेस में ये अप्लाई होता है. सो इसमें क्या है कि लेजिस्लेचर प्रोसीड करे अंडर सम लेजिस्लेटिव प्लान को लेकर ताकि वो तरीके से काम करे. तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन में वही कहा गया है. अब डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एक ही है कि इट ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन द वेरियस लिस्ट रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि शेड्यूल 7 में है. ओके, तो ये पढ़ लीजिएगा, ये सारे डॉक्ट्राइन है. वैसे तो डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस भी है इसमें. फिर अगर बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ रेपुगेंसी भी है. तो बहुत सारे डॉक्ट्राइन इसमें आते हैं. आगे कम टू नेक्स्ट वन, द लेजिस्लेटिव पावर कन्फर्ड इन एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर टू इनेक्ट लॉ कैन बी एक्सरसाइज विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली, विथ प्रोस्पेक्टिव एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नन ऑफ द अबव. क्या हो जाएगा 104 का? सो यहाँ पे हो जाएगा विथ रेट्रोस्पेक्टिव एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोनों हो सकता है. लेजिस्लेटिव पावर कन्फर्ड एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर टू इनेक्ट लॉ, जो कानून बन रहा है लेजिस्लेचर में जैसे पता है. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब मान लिया जाए कानून 2022 में बना, 2022 में बना. अब मान लिया जाए वो एक्ट हुआ है कब? वो एक्ट हुआ 2010 में. तो क्या वो उस पर अप्लाई होगा ये वाला एक्ट? तो वो लेजिस्लेचर तय करती है कि क्या ये जो कानून बना है ये पहले वाले पे भी अप्लाई होगा, आगे वाले पे तो अप्लाई होगा ही. तो ये है कि दोनों, और आगे और पीछे दोनों पे भी अप्लाई होगा. कम टू द नेक्स्ट वन, फॉर अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टांस रिगार्ड्स टू इज टू बी हेल्ड, अभी तो बचाया, टू प्रोविजन टू द इनेक्टमेंट एज अ होल, टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट, टू द स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनेक्टमेंट. सब हो जाएगा क्योंकि ये प्रोविजन इनेक्ट करता है एज अ होल भी. इसका मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इनेक्टमेंट है. टू द स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द इनेक्टमेंट, सारा इनेक्टमेंट के बारे में ही बात कर रहा है. तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. बताइए, ये बात करता है आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में. देख लीजिएगा. अ रिजोल्यूशन पास्ड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 249 कैन रिमेन इन फोर्स फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग. बताइए, अब ये है 12 मंथ्स, नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स. ये क्या है? देखिए, आर्टिकल जब भी आर्टिकल 249 की बात करते हैं तो इट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर्स इन अ स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट. तो ये लेजिस्लेचर का पावर है, पार्लियामेंट का पावर है कि अगर स्टेट लिस्ट में वो मतलब उसके अंदर जा सकती है और वो नेशनल इंटरेस्ट में अगर उसको उसके पास पावर है कि उसको अमेंड कर सकता है. ये 12 मंथ्स का जो पीरियड हो, रेजोल्यूशन पास्ड बाय क्लॉज 1 249 एंड रिमेन इन फोर्स सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स. याद रखिएगा ये. कम टू नेक्स्ट, आर्टिकल 248 डील्स विथ, क्या किस चीज से डील करता है 248? तो ये डील करता है क्या? रेसिड्यूरी पावर, बची खुची जो पावर है लेजिस्लेचर के पास. कम टू द नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजन? नन अदर 18 XVIII. ये याद रखिएगा, इमरजेंसी प्रोविजन की बात करता है. बताया 352, 356, 360. Come to next one. The ground of internal disturbance in Article 352 was replaced by 39th Amendment, 42nd Amendment, no. 43rd Amendment, no. 44th Amendment, कौन सा ईयर में था? 1978. याद रख, कमेंट में बताइएगा. ये जो अमेंडमेंट है 44th Amendment. सो इसका डी हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. Once approved by resolution in Parliament, a proclamation of emergency under Article 352 can continue for a maximum period of 1 year at a time, 6 month at a time. 6 month हो जाएगा, पता है आपको ये. Come to next one. The notice to move a resolution to revoke the continuance of proclamation of emergency under Article 352 must be given in writing, signed by at least 1/10. At least 1/10. Notice of to move a resolution to revoke the continuance of proclamation of emergency under article must be written, signed at least 1/10 of the total member of the House of People. Come to next one. When an emergency is declared under Article 352, Article 19 automatically gets suspended. All fundamental rights are suspended. Article 19 is suspended only when the basis of declaration of emergency are and external exertion, not armed rebellion. Article 90 do not get suspended even during proclamation of emergency. अब 113 का अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कि Article 19 सस्पेंड
होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल एग्रेशन नॉट आर्म रेबेलियन की बात नहीं होती है यहाँ पे, तो 19 हो जाएगा। What kind of emergency is not envisaged by the Constitution of India? What kind of emergency? So, emergency occurring due to the threat to the security of India, emergency occurring due to the failure of constitutional machinery of the state, emergency occurring due to the natural calamity, देखिए natural calamity और epidemics threatening the health as well being of the people of India. So C हो जाएगा इसका आंसर 114 का। कम टू द नेक्स्ट वन, आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 क्या बात करता है? 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, ओके, जिसमें डबल जीओ पार्टी है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन है और भी एक एक्सपोर्ट फैक्टो है, वो पता ही है। और 21 क्या बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब वेर गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब जैसे कि इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अब बात करता है, ये 44th अमेंडमेंट के बाद आया था, तो 44th अमेंडमेंट को ही लगाएंगे यहाँ पे। मार्क द करेक्ट चॉइस, कौन सा करेक्ट चॉइस है? मार्क द इनकरेक्ट चॉइस, सॉरी, कौन सा गलत है इनमें से, ये बताइए। स्टेट इमरजेंसी सही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेशनल इमरजेंसी बताया गया 352, हालांकि 532 बताया गया है, हो जाएगा 352 होगा ना, बताइएगा आप। Come to next. While the proclamation of emergency is in operation, the president may extend and normal life of the house of the people by 1 year, 6 months, 2 years. What answer is? तो ये हो जाएगा 1 year. कर proclamation of emergency is in operation, the president may extend and normal life of the house of the people by 1 year at the time and not extending beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. 1 year at the time and not extending beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. In which case the Supreme Court held clause 4 and clause 5 incorporated in Article 368, जिसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर है भाई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कौन था? केशवानंदा भारती या मिनर्वा मिल्स? बताइए। 118 का ये तक मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ हैज बीन प्रोवाइडेड इन, बताइए कौन सा आर्टिकल, तो पता ही है, लेकिन कौन सा पार्ट में, ये बताइए। ये पार्ट है, ये याद रखिएगा। What is existing law? Law which are currently in force, laws made by parliament after the commencement of constitution, law, all laws in force before the commencement of constitution. What is the answer? So ये हो जाएगा all laws in force become the commencement of the constitution. Thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel.